few people who could come back and tell the tale of what happens then. मैं उसको कहता हूँ द अकाउंटेबिलिटी पीरियड ऑफ योर वन सेल्फ। एंड वो हम सब फेस करेंगे। उस वक्त हम अपने कटहरे में खुद खड़े होंगे और हम आंसरेबल होंगे टू आवर सेल्व्स। अब इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि जो एग्जैक्टली मेरे साथ क्योंकि हुआ है तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक तो ये कि जो आपकी पूरी जिंदगी आपके सामने आ जाती है, आपको पता होता है आपने क्या किया है एट दैट टाइम। मेरे पास कोई ये प्रायोरिटी सामने मेरे नहीं आई कि मैंने कौन से रिचुअल्स जो हैं वो किस तरह किए थे या नहीं किए थे, बल्कि मेरा क्या बिहेवियर रहा और एटीट्यूड रहा विद द अदर पीपल एंड विद द लाइफ इन जनरल। दैट वाज मोर मोर ऑफ अ कंसर्न फॉर मी देन एनीथिंग एल्स। दूसरा इसके अंदर जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी नदीम साहब, जो मैं और मेरा ये ख्याल है कि अब मुझे इसका खाली इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे जो 30 सेकंड्स की लर्निंग है और स्टोरी है उसके ऊपर मुझे शायद एक किताबचा टाइप का लिखना चाहिए। क्योंकि जिस तरह मैं ये और डिस्कशंस कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें और इसमें खुल के आ रही हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है नदीम साहब कि ये जो 30 सेकंड है जब आप अपने कटहरे में खुद खड़े हुए हैं, वहां पर आपने ये डिटरमिन करना है कि कि आप जो हैं वो वो अपने आप को खुद कैसे असेस करते हैं। तो अगर आप एक इंसान, बड़े इंसान हैं और छोटी मोटी चीजों पे नहीं फंसते, तो गालिबन आप अपने साथ भी इतने हार्श नहीं होंगे उस वक्त एट द टाइम ऑफ योर ओन अकाउंटेबिलिटी इन योर ओन आइज। लिहाजा अगर अपने आप को आप बड़ा आदमी बनाएं जो ब्रॉडर इश्यूज के ऊपर ज्यादा वरी करे, जो लार्जर यू नो इश्यूज पे कंसर्न हो और एक एक लार्जर सोसाइटी और कम्युनल लेवल पे सोचे, आई थिंक दैट विल बी समथिंग विच विल मेक यू अ सेटिस्फाइड मैन व्हेन यू आर गोइंग। Very interesting. Zafar Sab, let me read out your. लिख रहा था तो उस वक्त बिल्कुल, हाँ ये जरूर हो सकता है कि मेरे कहीं वहमो गुमान में सब कॉन्शियस में जरूर हो, क्योंकि मेरी ओरिएंटेशन उस तरह ही हुई भी। बट टू टेल यू द ट्रूथ, नो इट वाज नॉट बाय डिजाइन पर से एज सच। अच्छा, मेरा तो उस पर टेक ही बिल्कुल डिफरेंट है और आपसे कई दफा इस पर मेरी बात भी हो चुकी है। यू ऑलवेज इंकरेज मी ऑन दैट थॉट। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है नदीम साहब कि एज एन इंडिविजुअल अगर हम इन सब लर्निंग्स को अपने ताई इसको एड्रेस कर लें और ठीक कर लें तो एज ए सोसाइटी बेहतर हो सकता है। तो मैं तो कलेक्टिव इंडिविजुअल को ही बढ़ा के आगे सोसाइटी को लेके जाता हूँ और सोसाइटी को मजीद बढ़ा के एक कंट्री के लेवल पे लेके जाता हूँ। तो ये वो लर्निंग्स हैं जो मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअल को उसके अपने लिए इंपॉर्टेंट हैं, एंड देन दैट कुड बी एक्सपेंडेड टू अन इंस्टीट्यूशन, टू अ लार्जर सोसाइटी एंड परहैप्स टू द कंट्री एज वेल। अबाउट द वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने में जो बंगाल में फेमन आया था, और उनका कहना यह है कि 3 मिलियन लोग सिर्फ वॉर टाइम इन्फ्लेशन की वजह से, होर्डिंग की वजह से, और ये लैक ऑफ फूड अवेलेबिलिटी एंड नेसेसिटीज अवेलेबिलिटी की वजह से अपनी जान खो बैठे थे। देन देन द कोलैटरल डैमेज, देन द डैमेज पर से, डायरेक्ट डैमेज ऑफ द वॉर इटसेल्फ। सेम गोज फॉर हिरोशिमा एंड नागासाकी। अगर आप देखते हैं 1945 के बाद से कुछ 40-50 साल तक उसके रिpercussions आते रहे, इन्वायरमेंटली, सोशली, जेनेटिकली। तो हमें बहुत केयरफुली इवन एट अ कंट्री लेवल दीज डिसीजंस हैव टू बी टेकन। ना दे बी हैव टू बी ह्यूब्रस की बेस पे टेंटेड होने चाहिए, ना वो सिंसेरिटी से आरी होने चाहिए। तो फिर हम कोई डिसीजन सही ले सकते हैं। और दैट लीड्स टू द फैक्ट कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट नदीम साहब, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो बहुत सारे डिजास्टर्स को रोक सकती है और आइंदा के लिए बेहतरी भी ला सकती है। आई थिंक वी आर नाउ मूविंग इन दैट थर्ड फेज इन द रीसेंट क्राइसिस दैट वी फेस्ड ऑन द बॉर्डर। नहीं, आई थिंक जी. प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम ये पूरा का पूरा जो है ना सोशल पीस, उसको इग्नोर कर गए हैं इन आवर डेली लाइफ्स। चाहे वो हमारे इंटरेक्शन में हो विद ईच अदर, चाहे या सॉफ्ट स्किल्स आप कह लीजिए, या वो ओवरऑल हमारी करेक्टर बिल्डिंग में रोल प्ले करे। और ये हुआ है लास्ट 40-50-60 ईयर्स के अंदर, कि जिसके अंदर हम लोग जो है ना वी स्लोली एंड ग्रेजुअली लूजिंग द the sensitivity of the society, the sensitive nature of the society and our relationship with people। वो बहुत हम बड़े मैटर ऑफ फैक्ट टाइप के लोग हो गए हैं, हम बहुत ज्यादा
मटीरियलिस्टिक लोग हो गए हैं। मगर ये मटीरियलिस्टिकली भी आपको, मेरा तो थीसिस ये भी है, आपने वो भी किताब में पढ़ा होगा, और मेरा उस पर आर्टिकल भी, इनफैक्ट मेरी जो अगली दो किताबें मैं अब लिखना चाहता हूँ, जो मैं अगले 2-3 साल में, मेरा इरादा है कि मैं इंशाल्लाह उसके साथ आऊँगा बाहर। एक तो मैं समझता हूँ कि जो ये लिटरेचर और इकोनॉमी जो आप बात कर रहे हैं, दे आर bosom buddies, और वो हम, आई थिंक वी लूज द आई ऑन द बॉल ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। प्लीज, इसको अभी भी बहुत कुछ नुकसान नहीं हुआ है, आज भी इन चीजों पे फोकस कर लीजिए। यू नीड अ बेटर सोसाइटी। ट्रस्ट मी, इफ यू हैव अ बेटर सोसाइटी, द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमिक elements will also be ensured. But if you do not have a social character building, the appreciation of the human element in anything, you will not go anywhere at all. कि हम लोग बहुत ही एक लेंथ से हर चीज को देख रहे हैं, और वो लेंथ शायद हम उसको एक 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 हम उसको गार्ब दे देते हैं कि वो लेंस जो है वो इकोनॉमिक लेंस है, मगर हम इग्नोर कर रहे हैं बाकी सारे एलिमेंट्स को, और वो भी बड़े नैरो तरीके से हम उसको परसू कर रहे हैं। आई डोंट थिंक वी आर लुकिंग एट द होलिस्टिक पिक्चर, एंड उसका नतीजा ये हो रहा है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें एक सडन डिके आ रहा है ओवर अ पीरियड टाइम। डॉक्टर साहब, पूरा थीसिस ही किताब में यही है जो आप फरमा रहे हैं, कि जब तक कि आपका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नहीं होगा चीजों का, इवन ये जो मटेरियलिस्टिक पीस है ना, ये भी आप एडिक्वेटली परसू नहीं कर पाएंगे। और इन दिस कंपेरेटिव वर्ल्ड, जहां पर आप अभी यू नो इन डिजिटल एज के अंदर इनोवेशन बिकम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट, यहां पर भी जब आपका होराइजन बड़ा होगा ना, और होराइजन आपका उस वक्त बड़ा होता है जब आप अपनी मैकेनिकल लर्निंग से बियॉन्ड जाते हैं। मैकेनिकल लर्निंग से बियॉन्ड आप जाते हैं जब आप फलसफा पढ़ते हैं, जब आप हिस्ट्री देखते हैं, जब आप लैंग्वेजेस पढ़ते हैं। मुझे याद है डॉक्टर साहब, आप जानते होंगे मेरे ताया को, सैयद मुमताज सईद साहब, जो मैनेजमेंट गुरु थे। मुमताज सईद साहब ने हमदर्द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस शुरू किया था इन कराची। उन्होंने उसके अंदर मैंडेटरी किया था कि हर ग्रेजुएटिंग क्लास जो है ना, उसको एक लैंग्वेज सीखनी है। उन्होंने 4 लैंग्वेज उसमें रखी थी, अरबिक थी, और फ्रेंच थी, और एक चाइनीज थी। ही 4 लैंग्वेजेस उन्होंने वो रखी थी मैंडेटरी। एंड एंड अब ये दूसरी तरफ हम आईबी में पढ़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट का, विद अ वेरी नैरो माइंडेड विजन, जहां बाकायदा लोगों ने उस पर मजाक उड़ाना शुरू किया था कि यार ये क्या बात है, आप लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं। आज मुझे ये अंदाजा होता है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी आपकी, 2-3 एलिमेंट्स के साथ। एक तो ये कि आपकी जो करेक्टर बिल्डिंग है वो, एक आपका होराइजन बड़ा होता है। जब आप लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वो लैंग्वेज इन आइसोलेशन नहीं आप समझ सकते और पढ़ सकते, जब तक आप उसका कल्चरल पीस को ना अप्रिशिएट करें, अंडरस्टैंड करें, और हिस्ट्री उसके साथ लिंक्ड है। So therefore you have to, and you will be forced to do all of this, to have a command of that language. And secondly, of course, you will have create your own marketability as a business graduate. And I think that makes a big difference. अच्छा, उन्होंने क्या किया था, और जो मैं इस मेरा भी थीसिस पूरा यही है, कि आपको ऑन द वे हर चीज में इंसेंटिव बिल्ड करना पड़ेगा लोगों का। तो जो ये मार्केटेबिलिटी वाला पीस है नदीम साहब, उससे वो लैंग्वेज वाला पीस जो है ना, वो एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बनता है। बट द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में, आप एक्चुअली यू आर क्रिएटिंग अ ह्यूमन बीइंग विच इज अ मच बेटर ह्यूमन बीइंग, जो एक कंपेरेटिव एनवायरनमेंट में बहुत बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएगा देन समबडी हु हैज अ नैरो माइंडेड अप्रोच टुवर्ड्स रिजॉल्विंग द इश्यूज, एंड नॉट अ होलिस्टिक idea of how these things were tackled in the past. Not exactly in the same paradigm, but maybe a slightly shift here and there. बट मैं उसका यूजर बिल्कुल भी नहीं। मैंने अभी जब आपसे गुफ्तगू करने से पहले, मेरा एक पूरा थीसिस है जो मैं आपसे, जब इकोनॉमी पे हम बात करेंगे तो उस पर मैं बात करूंगा आपसे, जो आप बहुत रेजोनेट होता है विद योर थॉट्स एज वेल। उस पे मुझे सिर्फ ये देखना था कि जो प्रोडक्टिविटी के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उसमें क्या, वो तो इन जल्दी में मैंने वो चैट जीपीटी यूज किया। अदरवाइज आई डोंट बिलीव इन यूजिंग चैट जीपीटी, बिकॉज मेरा प्रिंसिपल ये है कि जब आप एक किताब पढ़ते हैं या एक एक डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं ना, तो आप एक लार्जर पर्सपेक्टिव को देख रहे होते हैं बाय डिफॉल्ट। सो बेशक जरा थोड़ा सा लंबा रास्ता होता है, मगर ऑन द वे आप शुरू किसी और चीज के लिए फोकस कुछ और कर रहे होते हैं, एंड यू पिक अप समथिंग एल्स ऑन द वे। मैंने अभी मेरी जो ये मुतासिर साहब की बेटी हैं सुमेरा, इन्होंने अभी मेरे नाना की किताब जो है
फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन में आपको भेजूंगा अभी वो, उसकी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन की है, मैंने अभी वो खत्म की है वीकेंड पे कल। तो वो पूरा जो उन्होंने एक अपना उसमें एक फलसफा बयान किया है सैयद मोहम्मद तकी साहब ने, उसमें जो मैंने एक चीज वहां से पिक की वो सोक्रेटिस का पूरा वाकया था, और हाउ दैट कैन फिट इन एट अ स्मॉलर लेवल, एट आवर लेवल्स एज वेल। वी डजंट हैव टू बी डूइंग समथिंग इन लाइफ, बट तो मैं कहने का मेरा मकसद ये है कि छोटी छोटी भी चीजें हम ठीक करते जाए तो चीजें ठीक हो जाएगी। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आप किताब पढ़ने के लिए जाते हैं और कोशिश करते हैं, तो फिर आप, चाहे आप वो मैं तो कहता हूँ कि आप किंडल पे पढ़ लें, आप छोड़िए, आप किताब मत उठाइए, आपने हार्ड बाउंड नहीं उठाना, पेपर बैग नहीं उठाना, मत उठाइए, मगर आप इसी पे पढ़ लीजिए। फोन पे मगर पढ़ किताब जब सकते, आप सेल पढ़ने फोन पे पढ़ जाते हैं, सकते हैं। जी, आपको बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऐसे अपने सामने आ जाएंगे जो गालिबन आप नहीं देख रहे थे, मगर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं देन द किताब पर से इटसेल्फ। आपने जो ये डिबेट का पूरा सिलसिला जो चलाया है और बढ़ा रहे हैं आप, इसका क्रेडिट आप ही को जाता है, दिस सोसाइटी जहां पर इसके लिए कोई रूम नहीं है, कोई कोई इसकी अप्रिसिएशन नहीं। जो एक्सेलेंस का मामला है ना नदीम साहब, वो एक्चुअली मैं उसको जरा दो पैराए में देखूंगा। एक तो मैं देखूंगा कि हमारी जो डेफिनेशन ऑफ एक्सेलेंस है ना, वो बड़ी डिस्टोर्टेड है। अच्छा, अब गालिबन इसलिए भी आ रहा है क्योंकि हमारे शायद हीरोज जो हैं वो भी हमने अपने जो है ना उनको कॉम्प्रोमाइज कर दिया हुआ। तो द वे, द डे वी विल गेट दैट फिक्स्ड, आई थिंक हमारा जो एक्सेलेंस की डेफिनेशन है ना वो बड़ी डिफरेंट हो जाएगी। एक्सेलेंस, अच्छा मैंने ये किताब में ये भी आर्ग्यू किया बाय द वे, और बहुत बड़ा प्रोनाउंस तरीके से किया है कि जो लेगेसी है मोस्ट चैरिटेबल कंट्री इन द वर्ल्ड है, उसका कोई मैंने आजकल एविडेंस नहीं देखा। आई एम वेरी सॉरी, मैं जरा एविडेंस ड्रिवन आदमी हूँ नदीम साहब, तो मैं अगर नंबर्स देखता हूँ तो मुझे कहीं नजर नहीं आता ये मामला। तो खैर एनी बट चलिए, मैं एक मिनट के लिए इसको नहीं कॉन्ट्राडिक्ट करता कि हम होंगे बड़े चैरिटेबल, जो मेरा ख्याल है हम नहीं है बाय द वे। मगर खाली चैरिटी जो है ना वो पैसों से नहीं होती नदीम साहब। चैरिटी जो है ना वो आपके अपने टाइम से और आपकी एक एफर्ट से होती है। योर ट्रीटमेंट टुवर्ड्स अदर पीपल इज अ बिगर चैरिटी देन द मेयर फाइनेंशियल चैरिटी। तो मेरी हद तक जो हम बैंक हैं एज फार एज दैट चैरिटी पीस इज कंसर्न, अगर आप मेरा चैप्टर पढ़ेंगे ड्यूज वाला, तो उस ड्यूज वाले चैप्टर में मैंने बिल्कुल फाइनेंशियल ड्यूज को जीरो कर दिया है, डिस्पाइट बीइंग अ बैंकर। मैंने सिर्फ इमोशनल ड्यूज की बात की है। मैं चैरिटी में भी यही बात करूंगा कि आप प्लीज अपना बिहेवियर ठीक कर लीजिए एज एज पार्ट ऑफ द चैरिटी। दूसरा आदमी की आधी प्रॉब्लम शायद उससे आसान हो जाएगी। दूसरी बात ये कि अगर आपने पैसे देने ही हैं तो आप उसको रॉड दे दीजिए, बजाय आप उसको फिश दे रहे हैं। तो दैट्स अ टिपिकल ओल्ड स्टाइल जो हमने आज तक कभी, अच्छा इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी हमने यही काम किए हैं बाय द वे, बिकॉज इट्स इजियर टू डू देन दी अदर वन, यू डोंट वांट टू टेक अ लॉन्गर रूट। अच्छा, अच्छा एक तो रूल हम फॉलो नहीं करना चाहते, और रूल हम बनाने भी ऐसे बनाते हैं कि हमारे अपने इंटरेस्ट में वो रूल हो टू बिगेन विद। मैं, अब आपने वो बात की अपनी क्रिकेट वाली, मैं अपने गुलबर्ग में जब हम रहते थे फिरदौस मार्केट में, तो वहां पर हमने रूल ये बना दिया था कि जो मैच रखेगा नेक्स्ट वीकेंड का वही कैप्टन होगा। उस जमाने में जुमे की छुट्टी होती थी, वही कैप्टन होगा टीम का। तो हर मैच मैं रख लेता था, तो मैं टीम का कैप्टन होता था। मैं सबसे पहले जाता था, ओपन करता था। मैंने अगर विकेट कीपिंग करनी होती तो विकेट कीपिंग करता था, मैंने ओपन कर बॉलिंग करनी होती थी, अटैक करना था तो मैं करता था। तो वो रूल भी मैंने अपने हिसाब से बनाया हुआ था। वो उसको फॉलो करना तो बात की बात है, अच्छा कि किसी और ने वो बना लिया रूल तो मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा फॉर एग्जाम्पल। तो जो हमारा इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये रूल वाली जो आपने बात की है ना, वो रूल वाला मसला नहीं है नदीम साहब, वो मसला कहीं और है। मुझे ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यूके का, वो क्या है ही नहीं। यूएस का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन गालिबन इतना छोटा है कि जितना ये मेरे पास सामने कागज खुले हुए हैं जिसमें मैं अभी नोट्स बना रहा हूँ आपसे बात करते हुए, वो गालिबन उतना। It is not about the written rules and regulations, Nadeem Saab. It is the norms of the society and the individual level पे appreciation of all of this which makes the whole difference in the world. And मेरी पूरी किताब जो है वो इसी के अलावा रिवॉर्ड करती है कि जी वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि जो हमारी ये जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर एक अप्रिसिएशन होना बहुत जरूरी है इस बात का कि हमने वो चीज सही करनी है, और नॉर्म इज मोर इम्पोर्टेंट वेदर द रिटन रूल इज देयर और नॉट। सिचुएशन ये है नदीम साहब कि
ये हमारी जो सिचुएशन जहां पर है हम और जितनी बिगाड़ वहां पर आई हुई है, ये कोई आइदर और वाली सिचुएशन नहीं है। ये सिचुएशन है जहां हमें सब चीजों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। तो कहीं जाके शायद हमारी एग्रीकल्चर के अंदर कोई फर्क आ जाए, वरना अदरवाइज ये नहीं होगा। तो ये आइदर और वाली सिचुएशन नहीं है इन माय माइंड। हमें इनको सब चीजों को साथ लेके चलना पड़ेगा। हाउएवर वी नीड टू प्रायोरिटाइज दैट। एंड जितना इंपॉर्टेंट टैक्सेशन के निज़ाम को जुडिशियस करना और इक्विटेबल कर लीजिए। और दे दे शुड नॉट बी द रीजन फॉर रेवेन्यू जनरेशन, दे शुड बी द रीजन फॉर इकोनॉमिक सेटअप एंड प्रोडक्टिविटी प्रमोशन। तो मैं, एक तो ये बात मेरी मेरी हद तक बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो आपने फरमाया, बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है 122 रेगुलेटरी बॉडीज की, कोई जरूरत नहीं है। आपको एक तगड़ा प्रॉपर रेगुलेटर चाहिए, और वो प्रूवन है इन द केस ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। यार ये इनसे कहो चुप करें पीछे। बैंकिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान में ये बड़ा क्लियर कट है कि अगर एक आपका जो वो है रेगुलेटर वो तगड़ा होता है, तो यू विल बी एबल टू यू कीप थिंग्स अंडर अंडर चेक एंड सम कंट्रोल। प्रॉब्लम यहां पर ओगरा और नेपरा का ये है कि देर आर, हमने अपनी अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी 75 साल में यहां तक पहुंचा है ना। अभी 5 साल पहले उसको और मजीद इंडिपेंडेंस आपने दी है। इन चीजों को टाइम लगेगा, ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है। और इस एवोल्यूशन के प्रोसेस के अंदर आपको हर वक्त इंप्रूवमेंट करनी है अपने प्रोसेस में। कि अगर एक चीज काम नहीं कर रही, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको खत्म कर दें, हम उसको ठीक कर लें। और उसको ठीक करने की जरूरत इसलिए है बिकॉज अदरवाइज, मैं कहना नहीं चाहता, मगर अदरवाइज आप आज जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के अंदर मोनोपलीज क्रिएट आपने की हुई हैं, वो आप मोनोपलीज क्रिएट कर देंगे प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जो ज्यादा हार्मफुल होंगी फॉर द सोसाइटी एंड द इकोनॉमी देन देन द पब्लिक सेक्टर दिस थिंग। बिकॉज पब्लिक सेक्टर में फिर भी एक एलिमेंट ऑफ पब्लिक गुड होता है। इनएफिशिएंसीज बहुत होती है सिस्टम के अंदर, बहुत गैप्स होते हैं, बहुत इश्यूज होते हैं। मगर ये आपने उससे बचाने के लिए जरूरी है कि रेगुलेटर तगड़ा हो, इंडिपेंडेंट हो, पावरफुल हो। आपको इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, इन दोनों के असेसमेंट की जरूरत है। वो बाय द वे सर ओजीडीसी नहीं है आप, मैं उसका चेयरमैन हूँ। आप ओजीडीसी नहीं, वो ओगरा है सर। सो प्लीज वो उसको जो ओजीडीसी है उसका तो रेगुलेटरी कोई नहीं है। ओगरा डजंट रेगुलेट ओजीडीसी। ओजीडीसी इज रेगुलेटेड बाय डीजीपीसी, डीजी गैस। अब मैं इसको मजीद बढ़ाना नहीं चाहता, आप इस पे बहुत दफा बात कर चुके हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या हालत होगी ठीक। इस रेगुलेटर की, जिसकी एक्सपर्टीज कुछ नहीं है, जिसको कुछ चीज। तो देयर फॉर मेरा कहने का मकसद ये है कि हम उसको रिवॉल्व करें प्रोसेस को, और आगे लेके चलें, रैशनलाइज करें। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है आपको 10 जगह 12 जगह से लेने की। आपको टेम्पलेट एक जगह का मौजूद है, आप उसी को रेप्लिकेट करें, उसको आगे लेके चलें। जहां तक आपने बात की कैपिटलिस्ट सोसाइटी की, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फाइनेंशियल इकोनॉमी, मैं तो खुद लैरी समर्स का बहुत बड़ा फैन हूं। जो जो फाइनेंशियल आपने इकोनॉमी की बात की है, बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रहे हैं। और वो सारा का सारा मोनोपोलाइज हुआ हुआ है इन द बैंकिंग सेक्टर अनफॉर्चुनेटली। और बैंकिंग सेक्टर जो है ना, वो स्टाइफल्ड हुआ हुआ है टोटली बाय लेंडिंग टू द गवर्नमेंट। और मैं स्टाइफल इसलिए कहता हूँ कि नदीम साहब, आप यकीन मानिए कि हम बड़े खुश भी होते हैं पैसे देते हुए, मगर इतने पैसे देते हुए सरकार को खुश नहीं होते हम जरूर खुश होते हैं, मगर इतने ज्यादा पैसे देते हुए बिल्कुल खुश नहीं होते। बिकॉज द रिस्क ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग इज देयर। पीआईए के केस में ये हुआ है, 12% की हिट लगी है नदीम साहब पीआईए के अंदर, बैंकों की बैलेंस शीट के अंदर। अभी जो ये हो रहा है सर्कुलर डेट के अंदर, इसमें भी बैंक जो है वो कट ले रहे हैं। तो ये रिस्क इज अ वेरी रियल रिस्क दैट वी आर रनिंग, बट वी डू नॉट हैव अ चॉइस ऑन द मैटर। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी नीड टू, सबसे बड़ा एडवोकेट इस वक्त कौन है इस बात का, कि आपको प्रमोट करना चाहिए पब्लिक फाइनेंसिंग रेस करने के लिए टू द टू द कैपिटल मार्केट्स और द बैंक्स एक्चुअली। बिकॉज अब मेरी बस हो गई है। अब तो हो ये रहा है नदीम साहब कि 13 ट्रिलियन रुपए आपने मुझे दिए हुए ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट ने, और मुझसे लिए हुए मेरी बैलेंस शीट के ऊपर। दिस इज इन्फ्लेशनरी इन नेचर टू। आप अपने ही पैसे मुझे दे रहे हैं, मुझसे वापस ले रहे हैं।
और उसके ऊपर मुझे जो है वो आप 50-100 बेसिस पॉइंट भी दे रहे हैं। तो मेरा तो और मेरा रिस्क भी बढ़ता जा रहा है रीस्ट्रक्चरिंग का। सो देयरफॉर मेरे इंटरेस्ट में ये है कि हमारी कैपिटल मार्केट के अंदर डेप्थ क्रिएट हो और हम किसी तरह इसको आगे लेके चल सके। और अब फिर दोबारा प्रॉब्लम जो है ना, जिसको कहते हैं ना उर्दू में नदीम साहब, विष की गांठ, जो कोर प्रॉब्लम है ना, वो आपके फिजिकल अकाउंट के अंदर है। अब होता क्या है कि आपको अब इस वक्त आपके पास लीवे नहीं है टू प्रमोट, फॉर एग्जांपल, कि आप लोगों को ये ब्रेक दें टैक्सेशन साइड के ऊपर, कि यार अगर तुम बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें इतना टैक्स का ब्रेक मिलेगा। दिस इज हाउ द स्टॉक मार्केट्स हैव इमर्ज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज हाउ द बिजनेसेस इमर्ज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेसेस हमारे इतने बड़े बड़े नहीं हैं, और ना वो बड़े होना चाहते हैं। हमारे बिजनेसेस की ख्वाहिश ये है कि वो उतने बड़े ना हो, कि वो ज्यादा रिडार के अंदर आए हमारी टैक्स अथॉरिटीज के और अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज के, जो बाद में आके उन्हीं को हरास करें, उनसे पैसे लें। ये सारा प्रॉब्लम आपका जो है ना, ये फिस्कल से रिलेटेड है। और अगर फिस्कल प्रॉब्लम को आप एड्रेस कर लेंगे तो मेरा ये ख्याल है, इसीलिए मैं बार बार टैक्सेशन की बात करता हूँ, कि इससे और बहुत जो डेवलपमेंट है वो आपकी आ सकेगी ऑन द अदर साइड टू। एंड देयर फॉर वो आपको फोकस नजर। अब इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त होना क्या, अब एक साइड डिमांड साइड है, एक सप्लाई साइड है। तो जो सप्लाई साइड है वो तो बिल्कुल ही रिडंडेंट पड़ी हुई ना। सप्लाई साइड कौन है? बैंक्स है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। वो तो टोटली रिडंडेंट पड़े हुए ना, बिकॉज उनकी तो सारी लिक्विडिटी जो है वो गवर्नमेंट ने सक कर ली है। और उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो जाके पब्लिक से और पैसे रेज करें, या उनको जाके आप ये कहें कि यार ये प्रोडक्ट है आप इसके अंदर आए और पैसे डालें। बिकॉज दिस इज एन इंस्टिंक्टिव थिंग। अनटिल एंड अनलेस यू पुल बैक दैट थिंग, और वो खाली उस सूरत में पूरा हो सकता है या तो अपने एक्सपेंसेस आप कंट्रोल करें। एक्सपेंसेस कौन से? जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हैं आपके पीएसडीपी के, जो आपके अनप्रोडक्टिव एसेट्स हैं, जो लाइबिलिटी बनी हुई है एसओईस की, जो अनप्रोडक्टिव आपका पेंशन का की लाइबिलिटी आपके ऊपर चढ़ी हुई है। यू आर अ एसेट एसेट रिच कंट्री, कैश ड्राफ्ट कंट्री। आप उसके अंदर ही एसेट डाल के पेंशन फंड बना दीजिए। अच्छा, फिर ये जो आप कैपिटल मार्केट्स की बात करते हैं नदीम साहब, ये कैपिटल मार्केट दुनिया में जो ग्रो हुई हैं, अमेरिका उठा के, ये दे ऑल पेंशन फंड ड्रिवन। आपकी पेंशन फंड जो है वो अनफंडेड है। पाकिस्तान पेंशन फंड इज अनफंडेड। कैन यू इमेजिन? यू नीड टू फंड दिस, एंड द वे यू कैन फंड इट इज कि आप उसके अंदर एसेट पार्क कीजिए, एंड देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप वो एसेट्स को डेवलप कीजिए। आपकी बॉन्ड मार्केट ऑटोमेटिकली डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। द कोर प्रॉब्लम विस की गांठ इज योर फिजिकल अकाउंट। अगर आप फिजिकल साइड के ऊपर अपने आप को ठीक कर लेंगे, एवरीथिंग एल्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। और वो टैक्सेशन को इक्विटेबल जुडिशियस किए बगैर नहीं होगा। तो समय यहाँ आपसे राइट पे द प्रॉब्लम इज मोर मैनेजमेंट देन एनीथिंग एल्स। अब देखिए, हमारी फिजिकल साइड पे एक्सपेंडिचर तो हमारा बढ़ी जा रहा है। मैंने अभी हिसाब लगाया है, वी मेड अबाउट 20 न्यू एजेंसीज इन दिस फिजिकल ईयर। इशू। 20 नई एजेंसीज हमने बना ली है। हमने पता नहीं क्या बेतहाशा बनाते जाते एजेंसी जिनका कोई मतलब नहीं होता। दूसरी चीज, हम एजेंसी बना के उसको पैसे देते रहते हैं, बट वी डोंट बिलीव इन मेरिट एट ऑल। तो मेरिट एक और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बात करेंगे। बट एक चीज जिसमें मैं आपके पास जाना चाहता हूँ, बड़ी सिंपल बात, यूर अ बैंकर, यू अंडरस्टैंड बेटर देन मोस्ट ऑफ माई इकोनॉमिस्ट फ्रेंड्स व्हाट अ बैलेंस शीट इज। ठीक है ना जी? एंड आप मेरे से एग्री करेंगे, यू सीन दिस मच मोर देन आई हैव। When a company gets restructured, for example, मैंने पढ़ी है स्टोरी ऑफ आईबीएम, जीरोक्स वगैरह, जब वो रिस्ट्रक्चर होते हैं तो रिस्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब होता है? देयर बैलेंस शीट्स आर रिस्ट्रक्चर्ड। देयर बैलेंस शीट्स आर रिस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है वहां से निकलता है। यू रिस्ट्रक्चर योर बैलेंस शीट एंड यू रिस्ट्रक्चर योर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हम ये दोनों चीजें नहीं करना चाहते। We want to keep the structure of the balance sheet the same. We want to keep the structure of the human resource the same, and we want to think that we got a structural reform. तो आपने जो बात की थी वो बड़ी important है. Now, if I go to the balance sheet of the central government or the government, I see a huge amount of assets that are lying absolutely illiquid. For example, जैसे मैंने कहा, तरबेला, मंगला, सारे आपके पावर प्रोजेक्ट सारे illiquid पड़े। ठीक है, वो फंसे हुए। नंबर दो देखें, इसके अलावा मैंने जो बहुत इस पे लिखा है, हमारी जो सिटीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक बंदा है डैग डेटर, उसने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, द पब्लिक वेल्थ ऑफ सिटीज एंड द पब्लिक वेल्थ ऑफ नेशंस। वो कहता है आप अपनी एसेट शीट, एसेट सॉरी बैलेंस शीट तो देखिए। मैं इस्लामाबाद की बैलेंस शीट देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, चले इस्लामाबाद की बैलेंस शीट देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे सारे हुकूमती इदारे हैं। डी चौक बंद किया हुआ है। ब्लू एरिया पे आधी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। ये G6 G4 G
अगर हम बैलेंस शीट को अनलॉक करेंगे वो बात। तीसरी चीज ह्यूमन रिसोर्स। हमने जो अपने ह्यूमन रिसोर्स में रखा हुआ है कि हम एक अफसर को, आप माशाल्लाह यू रन अ बैंक, आई एम श्योर यू डील विद ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज, do you promote people on the basis of age or do you promote on the basis of merit? Will you take a 30-year-old guy and make him the CEO or whatever of a department or something? हमारा ह्यूमन रिसोर्स बड़ा आर्केक है। एक चीज हम हुकूमती, हमने हिसाब लगाया, हम हुकूमती बंदा जब एक दफा हायर कर लेते हैं उसको हम फायर ही नहीं कर सकते। ताहयात उसको पेंशन देनी है, आपको बिल्कुल ठीक है, पेंशन को रिस्ट्रक्चर करे, विल अनलॉक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एसेट्स, बट वो हम करना ही नहीं चाहते। तो आई थिंक दीज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम इनको कर सके। जी, वो तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, वो तो But this, पॉलिटिकल रिजॉल्व तो but this comes in fiscal management, not in fiscal. We are running after the income statement of the government कि fiscal side को control करो without looking at the balance sheet. Balance sheet is very rich. हम balance sheet को unlock नहीं करना ना, चाहते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उसका एक फंडामेंटल प्रॉब्लम जो है, वो मेरे इकोनॉमिस्ट, मेरे एक अकाउंटेंट फ्रेंड्स जो हैं वो आपसे एग्री करेंगे, मुझसे मुझसे और आपसे इस पे। वो प्रॉब्लम ये है कि आज तक गवर्नमेंट जो है वो कैश इकोनॉमी, कैश बेस्ड अकाउंटिंग पे चल रही है, नॉट ऑन द अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग। द मोमेंट वी विल मूव टुवर्ड्स अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग, आपका पूरा का पूरा शिफ्ट आ जाएगा टुवर्ड्स बैलेंस शीट मैनेजमेंट जो आप बात कर रहे हैं। नदीम साहब, मैं सिर्फ यहाँ पर एक बात, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ सारी बातों के ऊपर, 200% एग्री करता हूँ। मेरा तो पूरा आर्टिकल है इसके ऊपर कि द रियल क्राइसिस इन पाकिस्तान इज द ह्यूमन रिसोर्स क्राइसिस देन एनीथिंग एल्स। और ह्यूमन रिसोर्स क्राइसिस है फुली इनकम्पसिंग थिंग, ट्रेनिंग, स्किल, सोसाइटल वैल्यूज, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। लेकिन जो आप बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं ना नदीम साहब, बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चरिंग भी हम उस वक्त करते हैं एट इवन एट अ माइक्रो लेवल, जब हमें किसी कंपनी की करनी पड़ती है, जब हमें ये रिजॉल्व नजर आता है कि जो इस प्रॉब्लम में ये फंसे थे, उस प्रॉब्लम को ये रिजॉल्व करने के लिए उस प्रॉब्लम को उन्होंने एड्रेस किया या नहीं किया। तो जो इनवेरिएबली हमें बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चर करने के लिए इनकम स्टेटमेंट की तरफ जाना ही पड़ता है, चाहे हम उस तरफ जाना चाहें या ना जाना चाहें, कि क्या ये तो नहीं होगा कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर वही आपकी मजबूरियां रहें, एक्सपेंस उतना ही रहे, रेवेन्यू उतना ही डिप्रेस्ड रहे, मार्जिन जो है वो स्क्वीज रहें, कि आप दोबारा फंस जाएं इसी प्रॉब्लम के अंदर आके लेटर ऑन। सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू आर कंसिडरिंग द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बैलेंस शीट, we must take into account the problems in the income statement and address them in tandem with the restructuring piece. Restructuring per se in isolation will not take you anywhere until unless you, because वो आज नहीं होगा, कल हो जाएगा, कल नहीं होगा, परसों हो जाएगा। और यही मेरा आर्ग्यूमेंट है जो नदीम साहब फरमा रहे थे। आप अगर देखेंगे, आपने वो सब चीजें खुद ही कर दी तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन पेंशन फंड का कितना बड़ा रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपका पेंशन फंड आज, मेरा तो पूरा थीसिस है, आर्टिकल है इसके ऊपर, पूरा का पूरा मेरी बुक किताब के अंदर है, जिसका आप फॉरवर्ड आपने लिखा है नदीम साहब। उसके अंदर मैंने ये एडवोकेट किया है कि आप जो है अपने एसेट्स पार्क कर दीजिए पेंशन फंड के अंदर, और फिर प्राइवेट सेक्टर से पैसे रेज कीजिए बॉन्ड की सूरत में, बैंकों से नहीं डॉक्टर साहब, प्राइवेट सेक्टर से पैसे बॉन्ड की सूरत में रेज कीजिए, और फिर उसको इन्वेस्टमेंट करके आगे लेके जाइए अनटिल अनलेस यू अनलॉक योर एसेट्स विच आर आउट देयर। जो आपने इस्लामाबाद की बात की, कराची की बात की, रियल स्टेट के अलावा हमारे बड़े एसेट्स हैं। ये जो सारे एसेट्स आपके पास रखे हुए हैं आपके पब्लिक सेक्टर के अंदर, आप उसके अंदर ओजीडीसी के भी एसेट्स कुछ पार कर दीजिए, बाकी प्राइवेटाइज कर दीजिए, ताकि आपको उसका भी बेनिफिट मिल जाए, तो आपकी कैपिटल मार्केट भी ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। मगर अगर आप ये सब कर, और पॉलिटिकल रिजॉल्व अगर आपका नहीं होगा नदीम साहब, तो कुछ नहीं होने वाला। पॉलिटिकल रिजॉल्व कहां से आएगा नदीम साहब? पॉलिटिकल रिजॉल्व आएगा आपसे और मुझसे। ये जो हम आज बात कर रहे हैं ना, हमें ये बात करनी है और इंसिस्टेंटली करनी है, इस एक्सपेंस पे करनी है कि लोग तंग आ जाएंगे कि यार ये नदीम साहब से जब बात करो वो यही बात कर रहे होते हैं, जफर को जब कॉज की तो वही स्क्रिप्ट है यार, ये बार बार वही स्क्रिप्ट कह रहा होता है। लेकिन हमारा काम ही है ये करना, हमें ये करना चाहिए चाहे कुछ भी हो ना। ऑन अ लाइटर नोट नदीम साहब, आपने यू बिन वेरी काइंड टू से के मैं किसी डिसीजन मेकिंग रोल में होऊंगा, बट टू टेल यू द ट्रूथ, मेरा तो ख्याल था आप मेरे खैर ख्वाह हैं और मेरे बड़े यू नो मेरे वेल विशर हैं, फिर भी आप इस तरह की बात कह रहे हैं। मेरे ख्याल से, टू अब नाउ ऑन अ सीरियस नोट नदीम साहब, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज समथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन सिटिंग इन अ पोजिशन ऑफ इन्फ्लुएंस, टू टेल यू द ट्रूथ। नो बिकॉज एक हम क्या बिल्कुल, कर रहे हैं। देखिए जफर साहब,
आपकी किताब में जो एक चीज है, यू योरसेल्फ से, कि नियर डेथ एक्सपीरियंस में जो आपने देखा है और जो आपने एक्सपीरियंस किया है, दैट ऑल्सो गिव्स यू अ न्यू रिजॉल्व टू थिंक बियॉन्ड योरसेल्फ एंड नॉट टू थिंक, ये आप लिखते हैं खुद ही, मैं आपको कुछ नहीं बता रहा जो आपने नहीं लिखा हुआ, मैं लिखा हुआ है, इट गिव्स यू द रिजॉल्व टू थिंक बियॉन्ड योरसेल्फ। वो 30 सेकंड में आपने सोचा मैंने क्या किया, और आपने अब तहिया किया यार मैं कुछ बड़ा करूंगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज माई व्यू ऑन एक्सीलेंस। कि एक्सीलेंस तब आती है जब हमारे बच्चे सोचे मैं कुछ बड़ा करूंगा, छोटी चीज करने का कोई फायदा नहीं। बट लेट मी गेट बैक टू दिस वेरी क्विकली, जो अब एक चीज क्योंकि देर बड़ी हो रही है, दो क्वेश्चन बड़े सबको। एक तो ये सर, हमारी कंपनी है, आपने देखा होगा, मेरा बड़ा लेमेंट है कि हमारी कंपनी है बोनी कंपनी, मैं इनका नाम रखा हुआ सनसेट इंडस्ट्रीज, सेट लेड, ठीक है, नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मार्केट आपको पता है मुल्क में तकरीबन है ही कोई नहीं, ठीक है। यहाँ ये नहीं होता सीईओ को ले गया उठा के वो इतने पे, वो सीईओ वो ले गया उसको शेयर दे दिया वगैरह, ये नहीं होता। सीईओ एक किस्म के मुलाजिम ही है। और दूसरी ये चीज है कि वो ग्रो नहीं करना चाहते। और तीसरी चीज ये, वो स्टॉक मार्केट जब लिस्ट करते हैं तो वो जाली लिस्टिंग होती है, इन द सेंस के 70-80% अपने हाथ में रखते हैं, 20% डाल देते हैं। मेरा ख्याल पाकिस्तान में कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिसके, जो एप्पल की तरह के बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, ओनर्स के सिर्फ शेयर 7-8% है। बिल गेट्स की भी माइक्रोसॉफ्ट में 6-7% शेयर है, बाकी पूरी दुनिया की। इसकी क्या वजह है? और दूसरी चीज, हमारी सारी कंपनी तकरीबन $1 बिलियन से कम है, या $1 बिलियन के लगभग। ओजीडीसी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, ठीक है, वो बड़ी है, 3.5 बिलियन 4 बिलियन है, बट यू नो फॉर गॉड सेक्स गवर्नमेंट ओन्ड है, ठीक है। इसी तरह अगर आप ले ले पीएस सोच ले, वो भी बड़ी है। बट देखिए ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, जिसको हमने फॉल्स लिस्टिंग की हुई है, जो मेरा ख्याल 0.1% यहाँ है, वो सबसे बड़ी कंपनी है कंपेयर टू अदर्स। ये बताइए, व्हाट वुड यू डू to make these companies grow? Because my feeling is we can't grow into a serious economy unless we have multi-billion-dollar companies that are multinationals. ये जो डोमेस्टिक कंपनी छोटी छोटी बैठी हुई है, इसको कोई फायदा नहीं। और जब आप टैक्स करते हैं तो वो भी रोते हैं कि यार हम इतने छोटे हैं, हम क्या टैक्स दें, ठीक है। और हमारा इनफॉर्मल इकोनॉमी इज ड्राइविंग आवर इकोनॉमी, फॉर्मल सेक्टर इज नॉट ड्राइविंग। तो मैं तो बड़ा हामी हूँ इनफॉर्मल सेक्टर का, मैं बड़ा हामी हूँ स्मगलिंग का, मैं बड़ा हामी हूँ इस चीज का, बिकॉज हम ग्रो तो करें ना। और मार्केट जो असली है वो है, ये जो सेठ बैठे हुए हैं अपने पास कंपनी लेके, और उस कंपनी को टेक ओवर भी नहीं करने देते, उस कंपनी के अंदर अपने बेटे को देते हैं कि वो डायरेक्टर आ जाए, प्रोफेशनल होते कोई नहीं। ये तो निजाम मेरा ख्याल है तरक्की की तरफ नहीं जा सकता। जी बिल्कुल सही बात है, मगर ये नदीम साहब ये रिफ्लेक्शन है ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो। मैं दोबारा उसी पे आऊंगा, ये हमारी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है। क्या हम एज ए सोसाइटी पार्ट अवे करना चाहते हैं अपनी ये सारी चीजें या नहीं? मेरा नहीं ख्याल है। तो ये लार्जेस्ट सोसाइटी पे वो सेठ भी सोसाइटी का ही हिस्सा है, और वो उस तरह ही बिहेव कर रहा है। अब हम आ जाते हैं, ये तो मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा फिलोसॉफिकल लेवल के ऊपर, या आप कह लीजिए कि नॉन क्वांटिटेटिव। अब जरा क्वांटिटेटिव पीस पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम नदीम साहब ये है कि आपकी जो जो बिजनेसेस है ना, उसके साइज को बढ़ाने की लोगों में कोई जुस्तजू नहीं है, कोई क्वेस्ट नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है। क्योंकि जितना बिजनेस आप बड़ा करेंगे, आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कि यार ज्यादा हाई प्रोफाइल होगे ना, उतना ही ज्यादा तुम्हारे मुसीबत में फंसोगे। इसका एक सोसाइटल पीस भी है कि हम एज ए सोसाइटी दूसरे बंदे की टांग खींचना चाहते हैं, अगर ऊपर जा रहा हो, बजाय इसके कि हम उसको इनकरेज करें। हमारा पहला काम ये होगा कि अगर एक आदमी जो है वो बिजनेस में सक्सेसफुल है, तो हमने ये ढूंढना है कि यार हम इसको कैसे प्रूव करें कि एक चोर है, और इसने जो ये चोरी के थ्रू ही किया, और अगर इतना पैसा इसने बनाया है तो ये चोर ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो until unless दिस माइंडसेट चेंज टेक्स प्लेस, आई डोंट थिंक वी विल गो एनीवेयर। दूसरा जो एक्चुअल प्रॉब्लम ऑन द ग्राउंड है, वो ये है कि जितने बड़े आप होते हैं उतना ज्यादा लाइट में आते हैं, उतना ज्यादा टैक्सेशन वाले आपको तंग करते हैं, उतना ज्यादा आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तंग करती हैं। आपका आज भी टैक्सेशन का जो स्ट्रक्चर है, वो एक तो बहुत ही ज्यादा, बजाय इसके कि वो सिंपल हो। मैं बैंकिंग की तो बात ही नहीं कर रहा, बैंकिंग को तो आप छोड़ ही दीजिए, माशाल्लाह 54% टैक्स पे कर रहे हैं, और इफेक्टिव टैक्स है 60%। लेकिन आप बाकी बिजनेस को भी देख लीजिए, वो WWF से लेकर, और वो क्या क्या चीजें मिला मिलू के, वो 30-40% तो टैक्स बन जाता है नदीम साहब। तो किसी को, जिस तरह आपने अभी फरमाया, खुद जितना छोटा बिजनेस होगा, बिलो द रिडार होगा, उतना मेरा बेनिफिट है कि मैं नीचे इसको ऑपरेट करता रहूं, बजाय इसके कि मैं इसको बढ़ाऊं और एक नई मुसीबत में अपने लिए क्रिएट करूं। जब तक हम एज अ सोसाइटी इन होल रिक्वायरमेंट ऑफ द रिड्यूसिंग दिस होल ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेपिज्म,
हमें कम से कम कुछ नहीं तो 50% से अपने कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स कम करनी पड़ेंगी, और जो बिजनेस की कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स है, और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स कम करनी पड़ेंगी। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि 3% से आपकी जीडीपी ग्रो कर सकती है, अगर आप 50% अपनी ये कंप्लायंसेस जो हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको इंट्रोड्यूस करा। नहीं तो बेसिक बेसिक चीजें हैं। ये सब वो चीजें हैं नदीम साहब, जो मुझे लगता है कि हमारे बिजनेस की ग्रोथ में बहुत बड़ा एक एक इम्पेडिमेंट है। और इसको हमें हमें सबको सपोर्ट करना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा। नदीम साहब, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं एक आदमी पे उंगली उठाऊं, उसको कहूं कि ये करप्ट है, विदाउट हैविंग अ ट्रू सेंस ऑफ, एंड हैविंग अ एक्चुअली हैविंग द एविडेंस कि हाँ इसने कोई करप्शन की है, या ये 2 नंबर आदमी है, इसने 2 नंबरी की है। हमारे यहाँ जो है ना, ये एक नैरेटिव बन गया है, हमारे को जो है ना वो इस तरह ही कर देते हैं। हम हर एक को, अब आप कोई बात कर रहे होंगे ना, मुझे यहाँ हजरत अली का कॉल याद आ गया कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज नदीम साहब कि हम आपने कोई बात की है ना, तो अब मैं इसके बैकग्राउंड में कहीं जाऊंगा कि नदीम साहब ने ये बात इसलिए की बिल्कुल है क्योंकि नदीम साहब जो है ना, अरे भाई इसको छोड़ दो, नदीम साहब की अपनी एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उनकी अपनी नुआंसेस क्या हैं, उनकी अपने प्रॉब्लम्स क्या हैं, एक मिनट के लिए छोड़ दो। ये देखो कि जो नदीम साहब बात कर रहे हैं, क्या वो बात सही है या नहीं है, और फिर आप उस पर बात के ऊपर आर्ग्यू करें। हम कभी उस इस डायरेक्शन में चले जाते हैं, कभी उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है नदीम साहब के, हमारे लिए बड़ा आसान है अभी। मैं बड़ा क्लोजली ब्यूरोक्रेट्स के साथ काम कर रहा हूँ। अब यकीन माने नदीम साहब, 90% ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स आर नॉन करप्ट, 90% ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स आर वेरी कॉम्पिटेंट, बट द सिस्टम डज नॉट अलाउ देम टू ऑपरेट। अब ये हम एग्जैक्टली। आर्ग्यू कर सकते हैं कि उनको उसमें नहीं होना चाहिए, वो कुछ और काम कर लें, फलाना कर लें, वो डिफरेंट डिस्कशन है। वो यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको एक खुशी खुशी जॉब मिली हुई है, एक प्रोफाइल मिला हुआ है, वो अलग डिस्कशन है। मगर मैं आपको सच्ची बात ये बता रहा हूँ कि अगर आपका सिस्टम जो है वो इनको अलाउ करे टू ऑपरेट इन द राइट डायरेक्शन, हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम एक ही ब्रश से सबको पेंट कर दें और कहें ये ब्यूरोक्रेट, तो जो ब्यूरोक्रेट है वो तो होता ही करप्ट है, वो ऐसे ही होता है। मेरे ख्याल से ये जब तक माइंडसेट हमारा सबका चेंज नहीं होगा ना, कोई चीज भी आगे नहीं चल सकेगी। और ये मैंने एडवोकेट करने की कोशिश की है सीट 1C बिल्कुल में भी। कह रहे हैं, पर एक बात बताइए, अगर कि हम टेक ओवर लॉ चेंज करते हैं, why don't we have more takeovers in this country? There are so many companies that even I can think of, उन जिनकी बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल, छोटी सी बात, लॉट्स ऑफ कंपनीज जिन्होंने इंडस्ट्रियल एरियाज में पुराने जमाने में जमीन ली थी, वो क्या लियारी या कोट लखपत या यहाँ वगैरह, अब वो जमीन बहुत अप्रिशिएट कर, उनकी बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू भी नहीं लगती। अगर मैं, जैसे बाबर अली ने किया, बाबर अली ने कर दिया लाहौर से शॉपिंग मॉल निकाल के, और सॉरी, वो अपनी पैकेजेस निकाल के शॉपिंग मॉल बना, अगर इतनी रिस्ट्रक्चरिंग करो तो लॉट ऑफ वैल्यू। अब हमारे पास टेक ओवर लॉ में ये है कोई नहीं कि कोई बंदा आके उठा के कंपनीज को रिस्ट्रक्चर करे। तो इज दैट अ पॉसिबिलिटी कि हम टेक ओवर लॉ को रिलैक्स करें और कोशिश करें कि ज्यादा टेक ओवर्स हो, या टेक ओवर को इंसेंटिवाइज करें किसी तरीके से, ताकि ये सेठों को तो मूवमेंट करनी पड़े थोड़ी सी, या मार्क मार्क टू मार्केट रूल्स चेंज करें, ये क्या इससे कुछ हो सकता है? नदीम साहब, मेरा नहीं ख्याल है कि इसका कोई आंसर पर्टिकुलरली कोई रेगुलेशन में रेस्ट करता है। इसका इसका इस बात पे जरूर रेस्ट करता है डिसीशन कि हम प्रोसेस में कितने सिस्टम्स बनाते हैं जो इंसेंटिव्स को बिल्ड करते हैं फॉर यू टू रिटेन द कंपनी और लेट द कंपनी गो, और टू टेक ओवर द कंपनी और लेट द कंपनी गो। मेरा तो पूरी थियरी ये है कि लॉज असाइड, लॉज की हद तक नदीम साहब जब मैं कहता हूं ना, तो उस लॉज की हद तक मैं बड़ा क्लियर कट, जो मेरा मोटिव है वो सिर्फ 2 एलिमेंट्स का है। नंबर वन ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड अलाउ करनी चाहिए, किसी एक को मोनोपोली अलाउ नहीं करनी चाहिए आपको एज अ रेगुलेटर। और दूसरा रेगुलेटर का रोल ये होना चाहिए कि उसने ये मेक श्योर करना है कि जो मेरा कंज्यूमर है, जो जो अल्टीमेट रिसीविंग एंड के ऊपर पार्टी है, वो एक्सप्लॉइट ना हो। दीज आर ओनली द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रेगुलेटर। उसका पूरा जो 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 फ्रेम ऑफ माइंड है ना, वो इसमें घूमना चाहिए, रादर देन उसको उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए या खींचने के लिए नीचे। तो देयर फॉर मेरा कहने का मकसद ये है कि आप अपने सिस्टम में इस किस्म के इंसेंटिव्स बिल्ड करें कि लोगों को भी टेक ओवर करने में एक इंसेंटिव हो। और और अच्छा, अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि वो बिजनेसेस इतने ज्यादा ल्यूक्रेटिव है कि जिसके अंदर आपको ये नजर आता है कि इसके अंदर ये वीकनेसेस हैं,
और इसका बिजनेस जो अब ये टेक ओवर्स हुए हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, और तो उसका फॉर्म एंड शेप जरा थोड़ा डिफरेंट है। ये जो आपका है आदम जी इंश्योरेंस वाला इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। ऑल्दो उसमें जरा वो बैंक बीच में इन्वॉल्व हो गया था, बट अगर आप एक मिनट के लिए बैंक को हटा भी दें तो इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ द टेक ओवर। हमारे यहाँ टेक ओवर्स हुए हैं। अभी एक रिसेंटली मैंने देखा, बाय द वे, ईएफयू इज अनदर एग्जांपल। वो टेक ओवर एज सच नहीं है, बट ओवर अ पीरियड टाइम स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने अपनी इक्विटी बढ़ाई थी आर जहांगीर सिद्दीकी ने, एंड नाउ दैट कंपनी इज ओन्ड बाय जहांगीर सिद्दीकी एज अ मेजोरिटी। वो एक बाय द वे क्लोजेस्ट एग्जांपल है जहां पर एक बड़ा आपको इन्वेस्टर नजर नहीं आता एज सच कहीं पर। इस तरह ही मैंने एक दो अभी और रिसेंट भी मैंने एग्जांपल्स देखी हैं। इट इज रियली द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट विच शुड ड्राइव द टेक ओवर और द प्रिवेंशन ऑफ द टेक ओवर रादर देन एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिकॉज वो शायद ज्यादा खराबी करेंगे देन हेल्प। और दूसरा नदीम साहब, इस किस्म के रूल्स बनाते हुए भी आपको ना वो जो हमारे यहाँ रेंट सीकिंग का, क्योंकि हमारे यहाँ वो जो है ना वो अलीट कैप्चर का मामला बड़ा खराब तगड़ा है, तो वो लगता है वो किसी और साइड पे ही चले जाएंगे और गालिबन उसके अंदर कुछ थोड़ा क्रीप इन हो जाएंगे पर्सनल इंटरेस्ट भी। तो बेहतर है कि मार्केट ड्रिवन रहने दें, इन चीजों को मार्केट ही खुद ही ड्राइव करके ठीक कर लेगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है नदीम साहब, वी नीड टू एड्रेस आर फिस्कल प्रॉब्लम्स, जिसमें टैक्सेशन भी शामिल है, पब्लिक अकाउंट्स भी, पब्लिक फाइनेंसेस भी शामिल हैं। अगर हम वहां पर अपनी चीजों को ठीक कर लें, आई थिंक एवरीथिंग एल्स विल स्टार्ट। मेरा तो ख्याल, मेरा तो पूरा थीसिस यही है इस किताब में भी, जिसका आपने बहुत ही खूबसूरत, मेरे लिए तो बड़ा ट्रेजर है वो जो आपने उसका फॉरवर्ड लिखा है। मैंने तो पूरा का पूरा आर्ग्यू ही इस बात को किया है। बल्कि मैं अभी वो किताब देख रहा था नदीम साहब, बल्कि वो आर्टिकल इसमें भी है, वो आया भी है। वो जो जॉन कॉकरेन जो आपकी यूनिवर्सिटी का है, उसने जो वो किताब लिखी है द फिस्कल पॉलिसी। they just keep the status quo going. They're not really, क्या कहते हैं, in fact, I would argue slightly differently. I agree with you on bureaucrats. Some of them are very competent. Most of them are not corrupt, but the system is very bad. But the bankers then tend to become like bureaucrats. They're not ready to slash and burn. जो हमने अमेरिका में अभी देखा है, ट्रंप और एलन मस्क, उनकी अप्रोच है स्लैश एंड बर्न। इसी तरह हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में ये अप्रोच आ रही है कि जी आपने स्ट्रक्चर रिफॉर्म करना है तो फिर आप सीरियस हो जाए, फिर ये नहीं कि टिंकरिंग एट द मार्जिन्स। If you get a chance, and if your colleague get a chance, are they ready to slash and burn, or are they going to be status quo makers? ऑब्वियसली इसका जवाब जो मेरा मैं जो आपको देना चाहिए वो तो ये देना चाहिए कि यकीनन नदीम साहब बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो जरूर करेंगे। मगर ये कहने की बात नहीं है। आपको सवाल ये पूछना चाहिए नदीम साहब कि आप ये कैसे करेंगे। ये सब दिस इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा अब देखिए, है क्या कि मैं तो हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूँ कि यू नो प्रूफ इज इन द पुडिंग एंड ऑफ ईटिंग इट। जहां तक हम ये आप बैंकरों की बात करें कंजर्वेटिव होने की और रिस्क अवर्स होने की, ये आप बिल्कुल 100% ठीक बात कर रहे हैं। और मैं इसमें बिल्कुल कोई मेरे पास रीजन नहीं है कि मैं इसको डिफेंड करूं या बिल्कुल मानना चाहिए उसको। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें हुई हैं ओवर पीरियड टाइम। एक तो सबसे बड़ा डायलेमा हुआ है नदीम साहब, वो ये हुआ है कि जो ब्रीडिंग ग्राउंड था और ट्रेनिंग ग्राउंड था बैंकों का, वो हुआ करता था मल्टीनेशनल बैंक्स। वो मल्टीनेशनल बैंक्स जो है ना वो इवेपोरेट कर गए हैं पाकिस्तान से कंप्लीटली। और उनकी डिपार्चर की वजह से जो एक ब्रीडिंग ग्राउंड और ट्रेनिंग ग्राउंड बैंकर्स का आ रहा है, तो अब इस वक्त, और बैंकिंग इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल्स एंड सर्विसेज ऑफ द इंडिविजुअल्स ट्रेनिंग एंड इज क्वेस्ट एंड एबिलिटी टू फाइंड सोल्यूशन इनोवेशन, वो सब खत्म हो गया। तो एक तो बिजनेस, एक तो ये डायलेमा हुआ है, और उसके साथ एक और जो हुआ है वो बिजनेस डायनामिक्स बड़े चेंज हो गए। जहां पर 2010 में 60% लेंडिंग होती थी प्राइवेट सेक्टर को, वो आज 28% पे आ गई है। बिकॉज गवर्नमेंट जो एक डोमिनेंट बोरोर आया उसने रिक्वायरमेंट खत्म कर दी है आपकी कि आप थिंक आउट ऑफ द बॉक्स करें। सो देयर फॉर इट इज ऑल्सो द बिजनेस रिक्वायरमेंट which has driven the banks in this direction. Having said that, और नदीम साहब प्रॉब्लम ये है कि अ, अगर इंसानों को हम ये कह देते कि यार तुम ये अच्छी चीज है तुम इसको करो और ये बुरी चीज है, तो ना जन्नत और जहन्नुम का कॉन्सेप्ट होता, ना इंसेंटिव का सजा और जजा का कॉन्सेप्ट होता जन्नत, इवन एट द लीगल लेवल जो रेगुलेशंस और रूल्स की आप बात कर रहे थे।